क्या आप जानते हैं कि हमारा इंडिया कंप्लीटली आज़ाद नहीं है। भारत को आज़ादी 99 सालों की लीज़ पर मिली हुई है। ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, क्योंकि इतना नॉलेजेबल मैं हूँ ही नहीं, इतना ज्ञान मेरे पास है ही नहीं। ये वर्ड्स हैं बीजेपी की फीमेल स्पोक्स पर्सन रुचि पाठक के, जिन्होंने कुछ टाइम पहले ललन टॉप को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया कंप्लीटली आज़ाद नहीं है। नेहरू ने ब्रिटिश क्राउन से आज़ादी 99 सालों की लीज़ पर ली हुई है। 99 साल की लीज। मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। मैं इसके तथ्य प्रस्तुत कर सकती हूँ आपको। तो रुचि पाठक के इस बयान पर कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन गौरव जैन ने तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी की प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करती है। इनका इतिहास और तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। इनका बुनियाद सिर्फ झूठ पर टिका हुआ है। और इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर रुचि पाठक को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टॉपर कहकर ट्रोल किया जाने लगा। साल 1947 से लेकर 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले पर, और 1950 से लेकर 26 जनवरी पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराकर देश को मिली आज़ादी और संविधान के लागू होने की याद दिलाते आ रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो बार बार सामने आते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली नहीं, क्योंकि 1950 तक तो हम ब्रिटिशर्स के डोमिनियन में थे। तो कोई कहता है कि हमें आज़ादी मिली ही नहीं क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स को मार मार कर तो भगाया ही नहीं। अगर हमें आज़ादी मिली होती तो हम ब्रिटिशर्स को मार कर इंडिया से भगाते, न कि उन्हें यहाँ रहने की परमिशन देते। क्योंकि आज़ादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो वहीं कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर्स ये कहते हैं कि इंडिया को एक्चुअल में आज़ादी मिली ही नहीं, बल्कि उसे 99 सालों की लीज पर लिया गया है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना होगा। तो चलते हैं 1947 में। तो बात है 1 जनवरी 1947 की, यानी कि नए साल के दिन। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इटली के रेसिडेंट पर माउंटबेटन का आना होता है। लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि उस टाइम के ब्रिटिश किंग जॉर्ज सिक्स के चचेरे भाई और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में चीफ आर्मी ऑफिसर। प्राइम मिनिस्टर इटली चाहते थे कि माउंटबेटन को वाइसराय बनाकर भारत भेजा जाए, ताकि भारत में चल रहे ट्रांसफ़र ऑफ पावर के मुद्दे को सुलझाया जा सके। इटली ये जानते थे कि भारत की आज़ादी और ट्रांसफ़र ऑफ पावर के मुद्दे को माउंटबेटन के अलावा और कोई नहीं सुलझा सकता। ट्रांसफ़र ऑफ पावर का मतलब भारत में भारत का ही खुद का स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार करना था। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इटली ने अनाउंसमेंट करवा दी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जून 1948 तक भारत को पूर्ण स्वराज दे देगा। लेकिन माउंटबेटन ये जानते थे कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर के मुद्दे को सुलझाना इतना आसान नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर के मुद्दे को सुलझाना लोहे के चने चबाने की इक्वल था। इसलिए वो इस मुसीबत से बचना चाहते थे, और वो इस मुसीबत से बचने के लिए अपने चचेरे भाई यानी कि ब्रिटिश किंग जॉर्ज सिक्स के पास गए। किंग जॉर्ज ने माउंटबेटन की इससे बचने में कोई मदद नहीं की। लेकिन ब्रिटिश किंग ने माउंटबेटन से कहा कि अभी भारत में इस तरह का माहौल है कि कोई भी कांग्रेस लीडर ये नहीं चाहता कि भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहे। तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे भारत कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहे। इसके लिए भारत को एकजुट रखो या उसके टुकड़े कर दो, आई डोंट केयर, बट कैसे भी करके भारत को कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनाओ। कॉमनवेल्थ नेशंस में वो कंट्रीज़ होती है जो कभी न कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रही है। तो अब भारत की आज़ादी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर और कुछ हद तक कहें तो भारत के बंटवारे की जिम्मेदारी माउंटबेटन के शैतानी कंधों पर थी। इंग्लैंड से भारत आते समय माउंटबेटन के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि क्या भारत की रियासतें एक होने के लिए मानेंगी, या फिर क्या भारत का बंटवारा होगा, और अगर भारत का बंटवारा होगा तो भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी। इंडिया पहुंचकर माउंटबेटन ने सबसे पहले नेहरू जी से मुलाकात की। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में एक्टिव होने के कारण नेहरू जी और माउंटबेटन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन जब माउंटबेटन ने नेहरू जी से भारत के बंटवारे की बात की तो नेहरू जी ने इस बात को डिनाइड कर दिया और माउंटबेटन को गांधी जी से बात करने की सलाह दी। माउंटबेटन ने गांधी जी से मुलाकात की
लेकिन माउंटबेटन से बंटवारे की बात सुनकर गांधी जी आग बबूला हो गए और कहा कि आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम भारत से चले जाओ। कैसे क्या करना है हम सब अपने आप कर लेंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। माउंटबेटन ये जानता था कि ये बूढ़ा हमारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसने हमारे प्लान का विरोध किया तो इसके समर्थन में भारत की पूरी जनता रोड पर उतर जाएगी। इसके बाद माउंटबेटन गए सरदार पटेल के पास। दोनों में थोड़ी अनबन हो गई और दोनों के रिश्ते थोड़े खराब हो गए, लेकिन दोनों ने सुलह करके अपने रिश्तों को फिर से ठीक कर लिया। लेकिन सरदार पटेल भी बंटवारे की बात पर सहमत नहीं हुए। तो अब कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर बंटवारे के लिए सहमत नहीं था, न गांधी जी, न पटेल और न ही नेहरू। तो खेल को हाथ से निकलता देख माउंटबेटन ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला और वो सीधा पहुंच गए जिन्ना के पास। माउंटबेटन ने जिन्ना से कहा कि कांग्रेस का कोई भी लीडर बंटवारे के लिए सहमत नहीं है। लगता है भारत का बंटवारा किए बिना ही इंडियन गवर्नमेंट की सत्ता को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इस बात पर जिन्ना ने भड़क कर कहा कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, भारत का बंटवारा और पाकिस्तान के रूप में अपना नया मुल्क इस्टेब्लिश करना। जिन्ना की ये बात सुनकर जिन्ना की सब सुनकर माउंटबेटन समझ गए थे कि हिंदुस्तान में रहने वाले 30 करोड़ हिंदुओं और 10 करोड़ मुसलमानों का एक साथ रहना अब मुश्किल है। और हिंदू मुसलमानों के बीच चल रहे इसी मनमुटाव को समझने के लिए माउंटबेटन ने पंजाब का दौरा किया। पंजाब पहुंचकर माउंटबेटन ने पाया कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हैं और हर दूसरे दिन दंगे की खबर आ रही है। और फिर उन्हें खबर मिलती है कि बंगाल की भी सेम यही स्थिति है। पंजाब और बंगाल की स्थिति देखकर माउंटबेटन एक बात तो समझ गए थे कि जल्दी ही कोई डिसीजन लेना होगा, नहीं तो देश में गृह युद्ध छिड़ सकता है। और अगर गृह युद्ध की कंडीशन बनती है तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो पंजाब से माउंटबेटन सीधे चले गए शिमला। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो प्लान जो पहले वो दिल्ली में सभी पार्टीज के लीडर्स को दिखाने वाले थे, अब वो उन्होंने शिमला में नेहरू जी को दिखाया। नेहरू जी इस प्लान को डीप स्टडी कर रहे थे, लेकिन उस प्लान की एक बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो बात यह थी कि उसमें लिखा था कि भारत के नागरिक या भारत के हिंदू मुसलमान चाहें तो इस प्रांत के किसी भी क्षेत्र में अपना एक अलग देश बना सकते हैं। तो अगले दिन इस प्लान को माउंटबेटन के सामने फेंकते हुए नेहरू जी ने कहा, ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसे करने से देश बर्बाद हो जाएगा और कांग्रेस इस चीज़ के लिए कभी भी राजी नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश कई हिस्सों में टूट जाएगा। नेहरू जी की बात सुनकर माउंटबेटन ने अपने 6 महीने में तैयार किया हुआ प्लान कैंसिल कर दिया। तो अब माउंटबेटन की भैंस यानी कि 6 महीने की मेहनत पानी में चली गई। तो अब ना तो माउंटबेटन के पास ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए कोई प्लान था और ना ही ज़्यादा समय, क्योंकि देश में गृह युद्ध की कंडीशन बन चुकी थी। तो ऐसी किस सिचुएशन में माउंटबेटन को याद आती है वीपी मेनन की। तो सीधा पहुंच जाते हैं वीपी मेनन के पास। तो ऐसा कहा जाता है कि वीपी मेनन माउंटबेटन के राजनीतिक गुरु भी थे। तो माउंटबेटन अपनी सारी कंडीशन बताकर वीपी मेनन से सुझाव मांगते हैं और वीपी मेनन ये सलाह दे डोमिनेंट स्टेटस की सलाह देते हैं। यानी कि डोमिनेंट स्टेटस का मतलब दो देश बना दिए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान, और भारत की रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट्स के पास ये अधिकार होगा कि वो अपने अकॉर्डिंग देश चुन सकते हैं कि वो किस देश का हिस्सा बनना चाहेंगे। यानी कि पहले जो अधिकार माउंटबेटन भारत की जनता को दे रहे थे कि वो अपने अकॉर्डिंग देश चुन सकते हैं या किसी क्षेत्र को अपने अकॉर्डिंग देश बना सकते हैं, अब वो अधिकार दे दिए जाएंगे भारत की रियासतों को, इन प्रिंसली स्टेट्स को। और ऑप्शन रख दिए जाएंगे दो, भारत और पाकिस्तान, उनको उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो माउंटबेटन को ये प्लान पसंद आता है और फिर परफॉर्मा तैयार किया जाता है और इसी प्लान को कहा जाता है माउंटबेटन प्लान। फिर माउंटबेटन प्लान को सभी के सामने रखा गया और सभी पार्टी के लीडर्स ने इसके लिए सहमति दे दी। और सभी से सहमति मिलने के बाद उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये आता है, जब कांग्रेस के सारे लीडर्स बंटवारे के खिलाफ थे तो उन्होंने बंटवारे के लिए अपनी सहमति कैसे दे दी? इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि देश में गृह युद्ध की कंडीशन बढ़ रही थी और अगर गृह युद्ध छिड़ जाता तो सत्ता किसको मिलती कोई कुछ नहीं कह सकता था। और हो सकता था कि देश के कई टुकड़े हो जाते और देश कई हिस्सों में बढ़ जाता, क्योंकि पावर सबको चाहिए थी। और ये भी हो सकता था कि गृह युद्ध छिड़ने के बाद ब्रिटिशर्स कंडीशन को कंट्रोल करने के बहाने इंडिपेंडेंस और ट्रांसफर ऑफ पावर को कैंसिल भी कर देते। इसी स्थिति को
सॉल्व करने के लिए, गृह युद्ध की कंडीशन को सॉल्व करने के लिए कांग्रेस ट्रांसफ़र ऑफ पावर के मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती थी। और इसके लिए केवल एक ही ऑप्शन था, वो था डोमिनेंट स्टेटस, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में केवल एक बिल पास करना था। डोमिनेंट स्टेटस के भारत के लिए फ़ायदे भी थे, जिससे भारत का अभी तक अपना कोई संविधान नहीं था। संविधान बनने तक भारत को मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स की ज़रूरत थी। तो डोमिनेंट स्टेटस के तहत भारत सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विसेज का यूज़ कर सकती थी। तो इस तरह समझें, जैसे अगर आपके पास अपना कोई घर नहीं है तो आप किसी और का घर रेंट पर ले सकते हैं। जब आपका अपना घर बन जाए तो आप अपने उस घर को खाली कर सकते हैं जो आपने रेंट पर लिया था। ठीक है। और एक बात ये भी थी कि अभी जो 565 रियासतें थी, उनका फैसला होना बाकी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरफेयर के बिना ये जो सारी रियासतें थी, ये बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कम्युनिकेशन चैनल्स, रेलवे लाइंस, टेलीग्राफ ऑफिसेस आदि को बंद भी कर सकती थी, क्योंकि इन सभी रियासतों के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। तो डोमिनेंट स्टेटस के तहत भारत सरकार इन सभी रियासतों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का यूज़ कर सकती थी। उसके बाद होता क्या है कि 15 जुलाई 1947 को डोमिनेंट स्टेटस वाला माउंटबेटन प्लान ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होता है, और 18 जुलाई को 1947 को इस पर शाही मोहर लगा दी जाती है। मोहर लगते ही 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, और इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होते ही इस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारत की पहली विधायिका बनती है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, और वाइसराय के पद को भंग करके लॉर्ड माउंटबेटन को वह आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल गई थी, तो माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने की ज़रूरत क्या थी? माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया क्यों गया? इसके पीछे का कारण भी डोमिनियन स्टेटस ही है, क्योंकि भले ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर तुरंत जल्दी हो गई थी, बट डोमिनियन स्टेटस अभी भी कायम था। और डोमिनियन स्टेटस के अकॉर्डिंग ब्रिटिश किंग का, ब्रिटिश क्राउन का एक प्रतिनिधि यानी कि गवर्नर जनरल भारत में वो सारी जिम्मेदारियाँ संभालने वाला था जो आज के समय में भारत के प्रेसिडेंट संभालते हैं। और माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाने के पीछे का एक कारण ये भी था कि पटेल और नेहरू चाहते थे कि माउंटबेटन रियासतों के विलय में भारत सरकार की मदद करें, क्योंकि रजवाड़ों को मनाना इतना भी आसान नहीं था भारत सरकार के लिए। तो इसके बाद ना माउंटबेटन ने पटेल को सलाह दी कि अगर रजवाड़ों प्रिंसली स्टेट्स के कुछ अधिकारों को कायम रखा जाए तो उन्हें भारतीय संघ में शामिल करना आसान हो जाएगा। इसके बाद पटेल ने इन 565 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए कठोर नीति का पालन किया, जिससे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने विलय पत्र पर साइन कर दिए। उसके बाद 21 जून 1948 तक माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। माउंटबेटन के रिजाइन करने के बाद श्री राजा गोपालाचारी पहले भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल चुने गए। लेकिन अभी भी भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट का डोमिनेंट स्टेटस बना हुआ था, क्योंकि अभी तक भारत का संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कैंसिल कर दिया गया, और इसके साथ ही खत्म कर दिया गया डोमिनेंट स्टेटस को। तो अब सवाल ये आता है कि जब भारत को आज़ादी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत मिली, तो क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट इस एक्ट को कैंसिल करके भारत को दी हुई आज़ादी वापस ले सकता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जब संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसे लागू करने के लिए गवर्नर जनरल की सहमति लेनी पड़ेगी या गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ेगी। और संविधान सभा में तो ग्रेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे जीनियस लोग भी थे, जिनके कारण ही संविधान बनकर तैयार हो पाया। तो संविधान सभा के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का उल्लंघन किया गया, जिसके तहत भारतीय संविधान का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ कोई संबंध नहीं रहा। जब भारत संविधान सभा ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ भारतीय संविधान का संबंध खत्म कर दिया। तो अब भारत के संविधान भारत के नागरिकों के अकॉर्डिंग चलेगा,
ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 395 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोथोनी हासिल हुई, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अमान्य कर दिया गया। ऑटोथोनी का मतलब होता है मूल जमीन से उपजा संवैधानिक मूल्य, यानी कि एक देश का ऐसा संविधान जिसे उस देश के लोगों द्वारा बनाया गया हो और उस पर केवल और केवल उस देश के नागरिकों का ही पूर्णतः अधिकार हो, उस पर बाहर के किसी व्यक्ति या बाहर के किसी शक्ति का कोई भी असर ना हो। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को कैंसिल करे ना करे, उसे अपने पास रखे ना करे, जला दे, उसका कुछ भी करे, इंडिया पर या इंडिया के संविधान पर उसका कोई भी असर नहीं होगा। तो इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिख दिया गया है। आज के समय में किसी एक कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री के छोटे से हिस्से पर भी कब्जा करना कितना मुश्किल है, इसके लिए कितनी ही लाशें गिरेंगी, इसका अनुमान लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि चाइना सुपर पावर होते हुए भी ताइवान पर कब्जा करने की सोच ही रहा है, उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के कब्जे वाले पीएओ पर कब्जा करने का सोच रहा है बट नहीं कर पा रहा। इवन इसराइल तक गाजा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है बट अभी भी नहीं कर पाया। तो भारत की आज़ादी को छीनना इतना आसान तो नहीं हो सकता, वो भी इंग्लैंड के लिए आज के समय में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1947 का वो इंडिया नहीं रहा जिसको कोई भी हिला सकता है। आज इंडिया वर्ल्ड को हिलाने की दम रखता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह की और वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं। तो थैंक यू सो मच।